हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नेशनल इनकम। मुझे पता है कि आप सब इस चैप्टर के बारे में बहुत सुन चुके हो और आपने सुना होगा कि ये टफ चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, ये आराम से नहीं होता है वगैरह 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 वगैरह। लेट मी टेल यू, हाँ चैप्टर लेंदी ज़रूर है बट चैप्टर बहुत ही टेक्निकल है, आसान है अगर इसको तरीके से समझा जाए। रट आप कुछ नहीं सकते, आपको लॉजिकली इस चैप्टर के एक एक स्टेप को समझना होगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विथ नेशनल इनकम। क्या है इनकम? नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय द नेशन। नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, see there are 4 factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneur। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है 4 है, उसमें कौन कौन है? लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। हम ये 4 हेड में ही इनकम कमाते हैं। या तो वी अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, और वी अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, और वी अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और वी अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हम टैक्स भी इस चारों हेड्स पे पे करते हैं। टैक्स अगर लैंड से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेबर इनकम फ्रॉम वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और एंटरप्रेन्योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ये 5वां हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम इन चारों फैक्टर्स की बात करते हैं। सो इनकम अर्नड बाय दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज द नेशनल इनकम। तो अगर इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सो वी कैलकुलेट टोटल ऑफ रेंट अर्नड इन इंडिया प्लस टोटल ऑफ वेजेस अर्नड इन इंडिया plus total of interest income earned in India plus total of profit earned will give you national income. ठीक है, it's very simple. So it is the sum total of factor income earned by the 4 factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. But अगर देखा जाए है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसको समझने के लिए जो एक एक स्टेप को हमें एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, उसमें जो है काफ़ी आई वोंट से कॉम्प्लिकेशन है बट बहुत ही टेक्निकल है। तो आइए अब स्ट्रेट चैप्टर पे आते हैं। नेशनल इनकम बेसिकली क्या है ये तो समझ में आ गया है। ये इट इज़ द इनकम अर्न बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो अब हम लोग आते हैं नेशनल इनकम को समझने पे। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इनकम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनकम इफ़ वी अंडरस्टैंड। वी हैव अ फैक्टर इनकम एंड वी हैव अ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, नेशनल इनकम क्या है वो तो समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझना होगा, जहाँ पे हम सबसे पहले आ रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम पे। देखिए फैक्टर इनकम जो मैंने आपको समझाया, ये चारों जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं बिकॉज दीज आर द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो रेंट को हम कह सकते हैं इज़ अ फैक्टर इनकम ऑफ लैंड, वेजेस को हम कह सकते हैं इज़ अ फैक्टर इनकम ऑफ लेबर, इंटरेस्ट को हम कह सकते हैं फैक्टर इनकम ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट को हम कह सकते हैं फैक्टर इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो इसको फैक्टर इनकम कहते हैं बिकॉज दीज आर द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये 2 साइडेड इनकम है। 2 साइडेड मतलब बाइलैटरल इन द सेंस कि ये जो इनकम हम कमाते हैं इट इज़ अ गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर हमें कोई सैलरी दे रहा है, वेजेस दे रहा है, तो उसके बदले में हमने काम किया होगा। कोई फ्री में रास्ते में पकड़ के ऐसे नहीं बोलेगा ले भाई तू अपनी वेजेस ले ले, अपनी सैलरी ले ले, आपने अगर काम नहीं किया होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि रास्ते में आप चल रहे हो, कोई अनजान आदमी आपको आके रोक के कहता है, रोका आपको और कहा ए ले तुम्हारी सैलरी 25,000 रुपये। आप ना उसको जानते हो ना वो आपको जानता है, ऐसा तो नहीं। कोई सैलरी आपको तभी देगा जब आपने उसके लिए काम किया हो। ठीक है, तो सैलरी इज़ अगेन अ बायलैटरल पेमेंट। अगर आप काम करते हो तो पेमेंट मिलती है। सेम इज़ विथ रेंट, है ना। आपके घर में अगर कोई रह रहा है, आपके लैंड को यूज़ कर रहा है, तो आपको रेंट देगा वो। ठीक है, तो दीज आर बायलैटरल पेमेंट, 2 साइडेड। ये आप
कुछ करते हो तो उसके बदले में आपको फैक्टर इनकम मिलता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन। In simple words, it is the income earned by 4 factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. I hope this is clear. और जो ट्रांसफ़र इनकम है इसको यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र इनकम आर वन साइडेड पेमेंट, यूनिलैटरल, यूनि मीन्स वन साइडेड पेमेंट। ये इनकम जो लोग अर्न करते हैं, दीज आर अर्नड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, डोनेशंस। इसके रिटर्न में जो भी आपको ये इनकम देता है, इसके रिटर्न में आपने ना ही उसको कोई सर्विस दी है और ना ही कोई सर्विस वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। जैसे आपको गिफ्ट दिया गया या आपको डोनेशन दिया गया, तो गिफ्ट और डोनेशन के बदले में कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप उसके लिए काम करो, ठीक है। तो क्या लिखा, ट्रांसफर इनकम है यूनिलैटरल पेमेंट, यूनि मीन्स वन साइडेड। दीज इनकम आर रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। जैसे अगर आपको वेजेस मिल रहे हैं तो आपने प्रोडक्टिव सर्विस दिया है, उसके लिए 1 महीना काम किया है, ये विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज उसको दिए आपको ये पेमेंट मिल रही है। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, डोनेशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। याद रहे, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते, फैक्टर इनकम को ही करते हैं। तो फैक्टर इनकम फॉर्म्स द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नॉट यूनिलैटरल पेमेंट्स। अगर आपको यूनिलैटरल पेमेंट मिलती भी है, ट्रांसफ़र इनकम आप कमाते भी हो, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली फैक्टर इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन वेयर एज ट्रांसफर इनकम डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। इन दोनों के डिफरेंस को आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग वी हैव ऑलरेडी डन। नेचर, it is included in national income as well as domestic income. Domestic income is a part of national income, आगे जाएंगे तो हम समझेंगे। Transfer income, it is neither included in national income nor domestic income. Concept, it is an earning concept. Factor income you earn, आप कमाते हो, मेहनत करते हो तो सैलरी मिलती है। रेंट देते हो तो आपको लैंड अगर आप देते हो किसी को रहने तो आपको रेंट मिलता है। कैपिटल देते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। मेहनत करते हो, रिस्क लेते हो तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉफिट मिलता है, ये अर्न करते हो आप। लेकिन ट्रांसफर इनकम इज अ रिसीट कंसेप्ट, ये अर्न नहीं, बस आपको दे दिया जाता है, यू जस्ट रिसीव द मनी। नेक्स्ट, रेसिपिएंट, इट इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर इनकम इट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड द गवर्नमेंट। तो जो फैक्टर इनकम है वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वेयरएज ट्रांसफर इनकम जो है ये या तो इंडिविजुअल को दिया जाता है या गवर्नमेंट को दिया जाता है। या तो इंडिविजुअल को स्कॉलरशिप मिल जाए या इंडिविजुअल को कोई ऐसे ही हेल्प के लिए पैसा दे दे, या अपने गवर्नमेंट को, जैसे कई बार क्या होता है कि अपने इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो यूएस गवर्नमेंट पैसे दे देता है, या जापानीज़ गवर्नमेंट इंडिया को पैसे दे देती है इन द फॉर्म ऑफ हेल्प। तो ये क्या है, ये ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऑफ इनकम क्लियर है। देयर आर 2 कंसेप्ट्स, ट्रांसफ़र एंड फैक्टर इनकम। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, आगे जा करके मैंने आपको 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 चैप्टर्स, इस चैप्टर के आगे जाके समझाना है अभी। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो। लेकिन यहाँ सर्कुलर फ्लो क्या है, इसको बेसिक को समझ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू मनी फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम flow of goods and services across different sectors in an economy in a circular flow. It is called circular flow because there is no beginning or end. Circular flow कहता है कि इकोनॉमी में, कंट्री में, किसी भी जगह में इनकम जो है, जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे से तीसरे सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास पैसा जाता है, फर्म से वापस हाउस होल्ड के पास आता है, फिर वापस गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट हमें पैसा वापस करता है। इट कीप्स ऑन फ्लोइंग। इसको इसलिए सर्कुलर फ्लो कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी, अभी आप सुने होंगे कि आपके पेरेंट्स को बात करते हुए या कभी 2 बिजनेसमैन को बात करते हुए कि यार पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में स्लो है या पैसे की सर्कुलेशन मार्केट में फास्ट है। इट्स अबाउट हाउ फास्ट द मनी इज सर्कुलेटिंग, कितना फास्ट पैसा घूम रहा है मार्केट में। तो सर्कुलर फ्लो 2 टाइप का है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। अब रियल फ्लो में आते हैं। देखो अभी रियल फ्लो को समझाने के लिए 2 सेक्टर का एग्जाम्पल लिया, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म के पास फैक्टर सर्विसेज जाते हैं। तो फर्म जो है, हाउस होल्ड जो है, दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे आर द कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है।
तो अभी दो सेक्टर का रियल फ्लो को समझने के लिए हमने दो सेक्टर को ही लिया है, एक तो हाउस होल्ड और एक फर्म। हालांकि हम लोग आगे जाके जब सर्कुलर फ्लो समझेंगे डिटेल में तो हम लोग 4 सेक्टर को लेंगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अभी समझने के लिए हमने 2 सेक्टर लिया। सपोज करो कि सिर्फ हाउस होल्ड है, फर्म है, तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। देखो फर्म जो है वो बिजनेस तभी कर पाएगा जब फर्म के पास लैंड हो, वो तभी कर पाएगा जब उसके पास काम करने वाले हों, वो तभी कर पाएगा जब उसके बिजनेस में लोग पैसा लगाने वाले हों, है ना। और तो वही है कि जो फर्म है वो हाउस होल्ड, ये सब फैक्टर सर्विसेज के ओनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। देखो लैंड के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, लेबर के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, कैपिटल के बिना बिजनेस नहीं चल सकता, एंड ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स के बिना तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो हम रियल फ्लो में ये देख रहे हैं कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसी फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से फर्म को जब फैक्टर सर्विसेज की हेल्प मिलती है, उसी फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से द फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव्स इट बैक टू द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, और उस फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से, उन फैक्टर सर्विसेज को यूज़ करके फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं वो वापस हाउस होल्ड को ही देता है फर्म बना के कंज्यूम करने के लिए। तो रियल फ्लो में पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सपोज करो कि दिस इज़ मोर ऑफ अ बार्टर सिस्टम, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हाउस होल्ड से फर्म और फर्म से हाउस होल्ड कैसे सर्विसेज और गुड्स के एक्सचेंज होते हैं। सो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन द इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड एज रियल फ्लो। हाउस होल्ड से फर्म में सर्विसेज और फर्म से हाउस होल्ड क्या फ्लो हो रहा है? गुड्स। Money is not used as a medium of exchange. Goods are exchanged for goods. Real flow usually prevails in traditional economy. Real flow कब था? Real flow में मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज देख रहे हैं। तो ये पहले हुआ करता था, हमने मनी में पढ़ा। In such type of economies, there are mainly 2 sectors, the household and the firm. The household being the owner of the factors of production. तो मैंने बताया household क्या है? Owner of the factor of production. Provide services to the firm, which in return provide goods and services to them as a reward of this service. So I hope this is clear. So real flow is basically flow of services in the form of land, labor, capital, entrepreneur from household to firm, and ultimately flow of goods and services from firm to the household. ठीक है, हम रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। मनी फ्लो नाउ इन्वॉल्व्स मनी, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स मनी। अब जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को, तो फर्म जो है, ये एरो गलत है, फर्म जो है, एरोस बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा, क्योंकि जब हाउस होल्ड फर्म को भाई लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है तो उसके बिहाफ में फर्म तो भैया चुपचाप से बैठेगा नहीं। रियल फ्लो में देखो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो था, मनी फ्लो इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ मनी। अब मनी का फ्लो कैसे होगा? जो हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी, फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और भाई फर्म भी तो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को फ्री में तो देगा नहीं, ये भी एरो गलत है, ये एरो ऐसा रहेगा। अब फर्म जो है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज अगर दिया है तो फ्री में तो देगा नहीं। जब फर्म हाउस होल्ड लेगा, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, तो उसके लिए हाउस होल्ड जो है फर्म को पैसा देगा। वी नो दैट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बदले पैसा। अब पैसा कैसे फ्लो हो रहा है मनी फ्लो में, वो बताया गया है, ठीक है। सो मनी फ्लो इज यूज इन द मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन produced in the economy are exchanged for money. They are bought and sold in the market. The household provides factor services to the firm and receive payment in terms of their services. जो पहला एरो है ऊपर वाला, ठीक है। They spend the money, their money income to buy goods and services produced by the firm. Thus money flow from the firm to the household as a factor payment and again from household to firm in the consumption expenditure. इसको हम लोग मनी फ्लो भी कहते हैं, नॉमिनल फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म पैसा जा रहा है, ठीक है, फिर पहले फर्म से हाउस होल्ड पैसा जा रहा है, वापस हाउस होल्ड से फर्म के पास पैसा चल जा रहा है, ठीक है।
तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको आप देख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं, तो इसमें क्या है देखो, ये देखते, देयर आर टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर दीज सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। मनी इज यूज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नाइदर हाउस होल्ड नॉर सेव। यहाँ बताया गया है कि जो पैसा हाउस होल्ड कमा रहा है वो फर्म को दे रहा है, जो पैसा फर्म कमा रहा है वो हाउस होल्ड को दे रहा है। यहाँ कोई भी पैसे सेव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अज्यूम करके बनाया गया है। आगे जब हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर में समझेंगे, ये वाला 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर जब समझेंगे तो उसमें सेविंग्स को भी कंसिडर किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसको, ठीक है। देयर आर नो टैक्सेस। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट को समझाने के लिए कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे फ्लो होते हैं और मनी कैसे कैसे फ्लो होता है वो समझाने के लिए ये सिंपल रखा गया है। इसमें ना ही अज्यूम किया गया है कि टैक्स है, इसमें ना ही अज्यूम किया गया है कि गवर्नमेंट है, इसमें ना ही अज्यूम किया गया है कि लोगों की सेविंग्स है ताकि बैंक में पैसा जा सके। इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है आप लोगों को कि फैक्टर्स, सर्विसेज एंड गुड्स कैसे कैसे फ्लो होते हैं और मनी कैसे कैसे फ्लो होता है। तो नीचे वाला मनी फ्लो है, ऊपर वाला रियल फ्लो है, ठीक है। तो आते हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस, दोनों का मीनिंग अभी हमने समझा। काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो में अंडर इट गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी सिंस मनी इज इन्वॉल्व। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, सिंस रियल फ्लो रिप्रेजेंट्स बार्टर सिस्टम, it involves barter exchange difficulty and money flow involves no such difficulty, alternative name ये दोनों दिया है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अब एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार मनी फ्लो और रियल फ्लो आपको रफ में बना के समझा देता हूँ सो दैट क्लियर रहे। तो ये हमारा हाउस होल्ड है, ये हमारा फर्म है। हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज in the form of land, labor, capital and entrepreneur, और फर्म से हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो रेड वाला है ये हमारा रियल फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे खाली गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुए। अब नेक्स्ट आते हैं ब्लैक वाले से। हाउस होल्ड अगर फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो फर्म हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट in the form of rent, wages, interest and profit, ठीक है। ये फैक्टर पेमेंट, तो भाई फर्म के पास से हाउस होल्ड के पास फैक्टर पेमेंट आया तो ऑब्वियसली जो हाउस होल्ड है वो पैसा उसके पास रहने वाला नहीं है। जब फर्म इसको गुड्स प्रोवाइड करेगा तो हाउस होल्ड सारा का सारा पैसा फर्म को दे देगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो ब्लैक वाला है वो मनी फ्लो है और जो रेड वाला है वो रियल फ्लो है। आई होप द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम समझेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल। अभी जो है मैं स्क्रीन से गायब हो जाऊंगा बिकॉज जब भी मुझे लगता है कि किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए स्क्रीन पूरा दिखाना ज़रूरी है तो मैं वहाँ आपको नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 95% जो सेशंस हैं उसमें मैं आपको साइड में दिख रहा हूँ। यहाँ पे ये मैं हूँ और ये बगल में हमारा स्क्रीन है। लेकिन किसी में मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पूरे स्क्रीन को दिखाना है तो मैं पूरे स्क्रीन को दिखाता हूँ, वहाँ से मैं हट जाता हूँ ताकि मैं स्क्रीन दिखा करके ढंग से समझा सकूँ। अब जो सर्कुलर फ्लो में समझाऊँगा आपको वो सारा स्क्रीन से मैं हट चुका हूँ और सिर्फ सर्कुलर फ्लो का डायग्राम आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Now when we discuss about circular flow in 2-sector economy, in 2-sector model, we have taken 2 sectors. One is the households and other is the firm. अब हम household को समझे तो who are these households? Households are the owners of factors of production. They are the consumers. They purchase goods and services from the firms and consume them. उसको use करते हैं. And who are the firms? Firms are the producers. Firms are the producers. They produce goods and sells it to the households. ठीक है, तो याद रखें जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझेंगे तो जो हाउस होल्ड है वो कभी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, और जो प्रोडक्शन करेगा वो सिर्फ फर्म ही करेगा, ठीक है। तो अब एक हमारा हाउस होल्ड, एक हमारा फर्म। सबसे पहले क्या है, जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। ये हमने
रियल फ्लो में भी सीखा है, ठीक है, कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बिकॉज फर्म जो है, फर्म जब बिजनेस स्टार्ट करता है, फर्म को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप कभी बिजनेस स्टार्ट करोगे, सपोज आप यही सोचते हो कि आपको एक शोरूम स्टार्ट करना है, लेट्स से आप कपड़े के शोरूम का बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैंड चाहिए एक प्रॉपर लोकेशन पे। तो आप लैंड के लिए किसके पास अप्रोच करोगे, हाउस होल्ड के पास अप्रोच करोगे, ठीक है। उसके बाद यू नीड पीपल टू वर्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड लेबर, वो कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। यू वुड नीड कैपिटल, यू वुड नीड एंटरप्रेन्योर जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सके। जैसे अब मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, टाटा मोटर्स या मारुति जो कार मेकर्स हैं ये लोग कार की बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आउटसोर्स कर देती हैं। जैसे कार का हैंडल हो गया, ठीक है, कार का पेंट हो गया, ठीक, कार के टायर्स हो गए, तो ये खुद नहीं बनाते हैं, ये जो है ये लोग आउटसोर्स कर देते हैं। कुछ कुछ कंपनियां तो अपने कंपनीज के लोगो भी वो आउटसोर्स करती है, तो लोगो जो है उनके बाहर से बन के आते हैं, ठीक है। लोगों का डिज़ाइन इनका ही होता है, बट लोगों का डाया दे करके लोगो जो बनता है मेटल में वो बाहर से बन के आते हैं। सो एक फर्म को बहुत ज़रूरी है, एक फर्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हाउस होल्ड से ये फैक्टर सर्विसेज ले सके, क्योंकि जब तक हाउस होल्ड अपने फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फर्म को प्रोवाइड नहीं करेगा हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड जब तक ये प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक बिजनेस जो है इनका कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू दी फर्म्स, एंड फर्म जो है उसके बदले में, अगर आप ये देखो, ये एरो यहाँ से जो यहाँ आया है, फर्म उसके बदले में फैक्टर पेमेंट देता है हाउस होल्ड को। अगर भाई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड, तो कोई भी फ्री में तो करता नहीं है काम। अब जब अगर लैंड प्रोवाइड किया, लैंड के बदले वेजेस, लेबर के बदले वेजेस, लैंड के बदले रेंट, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सो ये भैया एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला हिसाब किताब है। तो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म गोज फैक्टर सर्विसेज एंड फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड गोज फैक्टर पेमेंट। अब जो फर्म है इसी फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके फर्म जो है वो किसको पेमेंट किसको दे रही है, हाउस होल्ड को। एरोज देख के समझो, एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपके आंसर का मतलब ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्म जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से, हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से फर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज फिर वापस किसके पास जाती है, वापस हाउस होल्ड के पास ही आती है। अब देखो, जैसे मैं एक चीज़ समझाऊँ, ब्रिटानिया कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटानिया कंपनी के बहुत सारे बिस्किट्स हैं, ठीक है, जो हम सब खाते हैं। हम सबके घर में ब्रिटानिया कंपनी के बिस्किट्स आते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। तो जब ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट्स बनाती है तो उसके यहाँ वो सारे हाउस होल्ड ही काम करते हैं ना, जो भी वर्कर्स, लेबर आते हैं तो हाउस होल्ड का ही पार्ट है। तो वो हाउस होल्ड उनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ब्रिटानिया बिस्किट बनाती है, और वापस बिस्किट बना करके वो किसको बेचती है, हाउस होल्ड को ही बेचती है ना। तो क्या है, तो फर्म जो है फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स इट टू हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड जो है वापस, अब भाई फर्म भी तो फ्री में नहीं देगी ना गुड्स, तो उसी गुड्स को जो फर्म हाउस होल्ड को बेचती है, उस गुड के बदले जो हाउस होल्ड है वो वापस से फर्म को पेमेंट करती है। तो पहले फर्म ने हाउस होल्ड्स को पैसा दिया और वापस वो पैसा जो है वो फर्म्स के पास चला गया। फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्यों पैसा दिया, फॉर फैक्टर सर्विसेज, और भाई हाउस होल्ड के पास जो पैसा आया फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने पे वापस फर्म्स के पास चला गया हाउस होल्ड से फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसीलिए तो इसको सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो राउंड करके सर्कुलर फॉर्म में कभी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, कभी दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर, ये रोटेशन ऑफ मनी कहते हैं। पैसा एक जगह रुकता नहीं है, वो घूमते जाता है, कभी हाउस होल्ड के पास, कभी फर्म के पास।
ठीक है। अब सिंस यहाँ पर एक फाइनेंशियल सिस्टम भी है ये वाला, तो अब ऑब्वियस सी बात है, ना ही हाउस होल्ड सारा पैसा अपना खर्च करता है, तो ना ही फर्म अपना सारा पैसा खर्च करता है। अब भाई हाउस होल्ड जो पैसा कमाता है फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके, उसमें से ज़रूर कुछ सेविंग्स करता होगा, और फर्म भी जो पैसा कमाता है बिजनेस से, उससे भी पैसा वो ज़रूर सेव करता होगा। अब समझने की बात ये है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम ये बीच में बॉक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट। अब इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या है, इसमें कमर्शियल बैंक डाल दिया, तो सो दिस फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक, आर सेंट्रल बैंक RBI, कैपिटल मार्केट दैट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है, इंश्योरेंस एंड मेनी मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दिस फाइनेंशियल सिस्टम, इसको फाइनेंशियल सिस्टम कैपिटल मार्केट भी कहीं कहीं आप देखोगे इसको कैपिटल मार्केट भी लिखा, कहीं कहीं फाइनेंशियल मार्केट भी लिखा है। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग। तो अब भाई हाउस होल्ड का जो पैसा बचता है वो बच के कहाँ जाता है? वो फाइनेंशियल मार्केट में जाता है। अपना सेविंग्स जो है हाउस होल्ड कहाँ डाल देते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में। देखो इनका सेविंग्स यहाँ है, और फर्म्स का भी सेविंग्स जो कहाँ आता है, फर्म्स भी अपने सेविंग्स को कहाँ डाल देती है? फाइनेंशियल मार्केट में डाल देती है। तो फर्म्स saves money, put it in the banks. Household saves money, they'll put the money in the bank. So they'll either put the money in the bank, or they'll put the money in the insurance, or they'll buy an insurance out of it, or they'll put the money in the capital market. तो अल्टीमेटली जो सेविंग्स है फर्म का और हाउस होल्ड का, वो इसका भी सेविंग्स यहाँ आ गया और हाउस होल्ड का भी सेविंग्स यहाँ आ गया, ठीक है। और फाइनेंशियल मार्केट जो है, हमने मनी बैंकिंग में पढ़ा है कि बैंक्स के पास जो भी पैसा आता है पब्लिक का सेविंग्स के फॉर्म में, वही पैसा बाहर निकलता है जो बैंक लोन देता है। तो भाई मान लो कि ये बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड का पैसा और फर्म का पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में सेविंग्स के फॉर्म में आया, यही सेविंग बाहर निकल के वापस से हाउस होल्ड को फॉर्म दे दिया, लोन दे दिया। हाउस होल्ड क्यों बोरो करेगा? फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म को भी दे दिया, ठीक है। अब इधर फर्म को दिया, फर्म को क्यों पैसा दिया? बिकॉज ऑफ फर्म विल बोरो फॉर इन्वेस्टमेंट। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीबडी। तो बहुत सिंपल है, पहले हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज, उसी फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म क्या पेमेंट करती है? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, और वापस गुड्स एंड सर्विसेज किसको वो दे देती है? हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड का पैसा वापस से फर्म के पास चले जाता है। जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट में आता है, और फाइनेंशियल मार्केट वही सेविंग को बोरोइंग के फॉर्म में वापस मार्केट को दे देती है। हाउस होल्ड को बोरोइंग फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड फर्म्स को बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो देखो पैसा गोल गोल घूम रहा है, हाउस होल्ड से फर्म गया, फर्म से हाउस होल्ड आया, फर्म और हाउस होल्ड से पैसा वापस फाइनेंशियल मार्केट में गया, और फाइनेंशियल मार्केट से वापस पैसा निकल के बाहर हाउस होल्ड एंड फर्म्स के पास वापस चला गया इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग। आई होप द टू सेक्टर मॉडल इज क्लियर टू एवरीबडी। तो पहला है, देखिए क्या लिखा है, इन द टू सेक्टर मॉडल देयर एग्जिस्ट द हाउस होल्ड हु आर ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने क्या बोला था? हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड दे कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, देयर एग्जिस्ट द फर्म हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स इट टू द हाउस होल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, there exists a financial market or capital market which includes various financial institutions like central bank, commercial bank, mutual fund, stock market, insurance। ये भी बात हो गई है। Next, the household provide factor services to the firm। तो household क्या है? तो household provides factor services to the firm in the form of land, labor, capital, entrepreneur for which the firm makes factor payment। क्या पेमेंट करता है? factor payment to the household in the form of rent, wages, interest and profit, ठीक है। ये वही लिखा है जो हमने डायग्राम में पढ़ा है। नेक्स्ट, the firm with the help of factor services provided by the household produces goods and services। तो जो factor services household firm को provide करता है, firm उससे goods and services produce करता है and are consumed by the household themselves, and for these goods and services the household make payment। तो भैया पेमेंट पहले household firm से household के पास आया, फिर household से firm के पास चला गया। Both households and firm put
देयर सेविंग्स इन फाइनेंशियल मार्केट, दोनों अपने सेविंग्स कहाँ डालते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं, विच इज़ गिवन बैक टू द हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ लोन फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ लोन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पैसा कहीं टिक नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो। अभी जो हमने सीखा सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल में सीखा, अब हम आते हैं 3 सेक्टर मॉडल पे। 2 सेक्टर मॉडल तो क्लियर है, एक तो हाउस होल्ड है, एक फर्म है। अब जो तीसरा सेक्टर हम ऐड करेंगे वो है गवर्नमेंट। अब भाई गवर्नमेंट को अलग सेक्टर क्यों बोला गया है, चलिए पहले तो हम पढ़ लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट। ये हाउस होल्ड और फर्म आपस में कैसे करते हैं वो तो अपने को क्लियर है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ कंज्यूमर एंड एज अ फर्म। गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर भी गुड्स को परचेज करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट के बिजनेसेस भी हैं, तो गवर्नमेंट गुड्स को खरीद के खुद कंज्यूम भी करती है। और गवर्नमेंट एक फर्म भी, गवर्नमेंट की इतनी सारी कंपनीज हैं लाइक रेलवेज ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, भेल, सेल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गवर्नमेंट एक फर्म का भी रोल प्ले करती है, कंज्यूमर का भी रोल प्ले करती है, ठीक है। एज अ कंज्यूमर इट स्पेंड्स मनी ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। As a producer, it produces goods and services for the economy. As a consumer, it purchases a lot of goods and services produced by the other firms. क्या परचेज करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट परचेजेस, अब गवर्नमेंट का कोई स्कूल है तो गवर्नमेंट अपने स्कूल के लिए फैंस, अपने स्कूल के लिए मिड डे मील जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, मिड डे मील के लिए खाना परचेज करना, तो गवर्नमेंट एज अ कंज्यूमर बहुत सारे गुड्स को परचेज करती है और एज अ प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस भी करती है। द गवर्नमेंट सेक्टर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी फॉर गिवन रीजन। अब भाई सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट अगर हाउस होल्ड और फर्म दोनों हैं, गवर्नमेंट अगर हाउस होल्ड और फर्म दोनों का रोल प्ले करती है, तो क्यों नहीं हम हाउस होल्ड और फर्म में ही रहने दिया गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को अलग ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो द रीज़न, मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई, द गवर्नमेंट सेक्टर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट सेक्टर बिकॉज नंबर 1, its production is not carried out in the same lines principle as followed by the producing sector। गवर्नमेंट जो गुड्स को प्रोड्यूस करती, जनरली प्राइवेट सेक्टर जो प्रोड्यूस करते हैं उनका जो गाइडलाइंस, उनका वो एक ही गाइडलाइंस पे काम करते हैं कि दे वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके प्रोडक्शन का पैटर्न अलग होता है, बिकॉज गवर्नमेंट, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज तो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं टू सेल इट एट कॉस्ट टू कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ तो प्रोड्यूस करती है फ्री में बांटने को, ठीक है। तो इनका जो प्रिंसिपल्स है वो सेम नहीं है। सेकंड, द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन, तो ये तो एज अ प्रोड्यूसर हो गया कि एज अ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट का पैटर्न अलग है और कंज्यूमर का पैटर्न अलग है। एज अ कंज्यूमर भी इनका बाइंग पैटर्न अलग है। क्यों? क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर कुछ खरीदते हैं, लेट्स से हमें फ़ैन खरीदना है तो हम कहते हैं कि भाई एक फ़ैन दो या 2 फ़ैन दो। गवर्नमेंट को अगर फ़ैन खरीदना है तो मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए फ़ैन खरीदना है तो गवर्नमेंट 500 पंखे एक साथ खरीदती है। तो गवर्नमेंट का जो बाइंग पैटर्न भी अलग है और प्रोडक्शन का पैटर्न भी अलग है, इसलिए गवर्नमेंट को अलग सेक्टर एक बना दिया गया। अब बाकी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो पहले हो रहा था वो तो हो ही रहा है, अब हम समझते हैं गवर्नमेंट के बीच में क्या हो रहा है। मैंने बोला था फाइनेंशियल सिस्टम में RBI भी है, सेंट्रल बैंक भी है, एंड वी नो दैट गवर्नमेंट का बैंक कौन है? गवर्नमेंट का बैंक इज सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। तो गवर्नमेंट अपने सारे सेविंग जो गवर्नमेंट की होती है किस में डालते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में, RBI के पास। और गवर्नमेंट को जब बोरो करना होता है किससे बोरो करता है? RBI से बोरो करता है। तो पहला तो भाई सेविंग्स एंड बोरोइंग का भी एरो बन गया जो हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में भी था। तो सिंपल है, गवर्नमेंट आते ही अपने पैसे कहाँ डालेगी? फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में कहाँ? RBI के पास डाल सकती है। गवर्नमेंट दूसरे कंपनीज के शेयर्स भी खरीद सकती है। गवर्नमेंट के बिहाफ में LIC दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदती है। और गवर्नमेंट को अगर बोरोइंग करना है तो गवर्नमेंट अपने आप से अपने बैंक से बोरो करता है। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? RBI है। अब आते हैं, सिंस 2 सेक्टर में हमने समझ लिया था कि हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या लेन देन है, अब हम समझते हैं गवर्नमेंट और हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट फर्म के बीच में कैसा लेन देन होता है, ठीक है। तो अब अगर हम समझें तो सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि भाई जो हाउस होल्ड है वो गवर्नमेंट को क्या पैसे देता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे
हर एक सेक्टर से पैसा निकल के जाता है और उस सेक्टर में आता भी है। तो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स किया, याद रखना डायरेक्ट टैक्स ही लिखना, बिकॉज हाउस होल्ड इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो सिर्फ प्रोड्यूसर दे सकते हैं। जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वही इनडायरेक्ट टैक्स दे सकते हैं। हाउस होल्ड सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देता है क्योंकि हाउस होल्ड गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर हम हाउस होल्ड से गवर्नमेंट की तरफ एरो बना के इनडायरेक्ट टैक्स भी लिख दें तो वो एकदम गलत हो जाएगा। तो हाउस होल्ड गिव्स ओनली अ डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट, ओनली अ डायरेक्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट, बिकॉज जो इनकम कमाते हैं उस पर डायरेक्ट टैक्स। दे कैन नॉट गिव इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज दे डोंट प्रोड्यूस एंड सेल। और फर्म जो है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों देती है। क्यों? क्योंकि फर्म इनकम पे टैक्स देती है वो डायरेक्ट टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो टैक्स देती है वो इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। अब भाई फर्म से गवर्नमेंट के पास भी पैसे चले गए और फर्म से हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास ही पैसे चले गए, ये दोनों की बात कर ली। अब गवर्नमेंट इनको पैसे वापस कैसे देता है? गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को पैसे कैसे वापस करेगा? ये देखिए, ये जो एरो है कैसे वापस करेगा? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, ट्रांसफर पेमेंट। अब जो टैक्स हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट वापस हाउस होल्ड को कैसे वापस करती है? बहुत सारे हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज में, उनको वेजेस एंड सैलरीज के फॉर्म में देती है पैसे, ठीक है। और ट्रांसफर पेमेंट इज वन साइडेड पेमेंट, जैसे सब्सिडीज हो गया, है ना, तो ये वन साइडेड पेमेंट है। ओल्ड एज पेंशन दे दिया, तो ये सब के बदले तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? वी हैव लर्नड ऑलरेडी इन दिस चैप्टर बिगिनिंग में कि ट्रांसफर पेमेंट आर दोज पेमेंट जिसके अगेंस्ट में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। दीज आर वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, वन साइडेड पेमेंट। तो भाई ट्रांसफर पेमेंट क्या है? जब गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट करेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ पैसा जाएगा, और गवर्नमेंट से फर्म के पास पैसा कौन सा आता है? गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट फर्म से बहुत कुछ। अब गवर्नमेंट के पास सब कुछ तो नहीं है ना, गवर्नमेंट को सीमेंट खरीदना हो तो किसी प्राइवेट फर्म से लेती है, कई बार गवर्नमेंट को आयरन खरीदना हो तो सेल में अगर मान लो सप्लाई नहीं है तो प्राइवेट टाटा स्टील से गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब भी डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ खरीदती है, हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट खरीदने के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म से लेती है, तो गवर्नमेंट फर्म को पैसा कैसे देती है? गवर्नमेंट अपना परचेजेस करके और सब्सिडीज। सब्सिडीज़ क्या है? कई बार ऐसे सेक्टर बहुत सारे होते हैं जिसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर्स को सब्सिडी देती है। सपोज करो कि अगर गवर्नमेंट को लगे कि कोई बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना है, देयर इज़ अ बिग गैप और रीजनल डिस्पैरिटी, कि एक एरिया सपोज महाराष्ट्र बहुत डेवलप्ड है और बिहार और झारखंड उतना डेवलप नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो फर्म्स को सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब फर्म्स को पैसा देती है, कई बार, है ना, फंडिंग देती है कि तुम लोग उस एरिया में डेवलप करो, हम लोग आपको पैसा देंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको कम दाम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको सस्ते दाम में हम लोग लैंड देंगे। तो ये जो खर्चा करती है गवर्नमेंट फर्म को देती है, इसको सब्सिडीज कहते हैं, ठीक है। तो आई होप द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, दिमाग लगाना है कि पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाएगा कैसे। आप एक दो बार जब इसको बना लोगे ना बैठ के आराम से, तो ये बहुत ईजिली बन जाता है, इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत आराम से बनता है ये। एक बार जब ये पूरा मैं कर लूँगा तो मैं आपको बना के लास्ट में मैं इसको, अभी तो मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको डायग्राम के बिना बना के भी समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब 3 सेक्टर में आते हैं, ये तो पढ़ लिया। तो इन एडिशनल टू फ्लोज ऑफ द सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर, 2 सेक्टर के अलावा क्या है? मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, फैक्टर पेमेंट। तो जो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट से हाउस होल्ड किस फॉर्म में पैसा आएगा? ट्रांसफर पेमेंट, जिसकी हमने बात की। फैक्टर पेमेंट मतलब वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी फ्लो बैक टू द गवर्नमेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट मनी फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फर्म से हाउस गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। मनी फ्लोज टू फर्म फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फर्म के पास पैसा कैसे जाता है? जो हमने बात की, सब्सिडीज, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
अ पार्ट ऑफ इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेव विच इज डिपॉजिट इन द फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट का सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड लास्ट सेक्टर जो है यहाँ पे, लास्ट सेक्टर की जो बात करेंगे, हमारा हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अब एक्सटर्नल सेक्टर, या इसको हम लोग रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में क्या है, अब्रॉड। अब अभी तक तो हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में थे, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी वेयर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर नॉट अलाउड। अब हम लोग आते हैं ओपन इकोनॉमी में। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी, मतलब 4 सेक्टर के बारे में पूछा है। अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब सिर्फ 3 सेक्टर के बारे में पूछा है। क्योंकि ओपन इकोनॉमी मतलब एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो भाई जब एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूडेड है इसमें, तो अब एक्सटर्नल सेक्टर से पैसा इंडियन फर्म, ये फर्म इंडियन है ना, एक्सटर्नल सेक्टर से पैसा इंडियन फर्म में कैसे आएगा। अब भाई इंडियन फर्म ने अगर पैसा गुड्स एक्सपोर्ट किए हों, हमारे इंडियन फर्म ने अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए हों किसी फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री से, मैं यहाँ पे ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ फॉर मोर क्लैरिटी, तो फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स रिसीट, मतलब जो एक्सपोर्ट किया है उसका रिसीट मिला हमें। और हम इंडियन फर्म से फॉरेन फर्म में पैसा कैसे जाएगा, इंपोर्ट पेमेंट। अगर हमने कुछ इंपोर्ट किया हो, फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदा हो, तो उनको पेमेंट करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं हाउस होल्ड की बात करते हैं। हाउस होल्ड से पैसा, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर को कैसे जाएगा, एक्सपोर्ट्स का, अगर हमने कोई एक्सपोर्ट्स किया हो, है ना, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, हाउस होल्ड फर्म को, एक्सटर्नल सेक्टर को पैसा कैसे देगा, हाउस होल्ड एक्सटर्नल सेक्टर को पैसा देगा या तो एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, हमने कुछ दिया हो एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर्स, या यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगर हम देखिए, हम इंपोर्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इंपोर्ट इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि एज अ हाउस होल्ड वी आर अलाउड टू एक्सपोर्ट, वी आर अलाउड टू इम्पोर्ट। हम इंपोर्ट तो आराम से कर सकते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट करने से हमें जो पेमेंट करनी है वो हाउस होल्ड एक्सटर्नल सेक्टर को करनी पड़ेगी। और एक्सटर्नल सेक्टर से पैसा हाउस होल्ड में कब आएगा, नेट फैक्टर पेमेंट। अगर मान लो अगर हम कोई एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, है ना, अगर हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में, जैसे मान लो कि आईबीएम में काम करते हैं, या हम कैसे भी कोई फॉरेन कंपनी में काम करते हैं, तो उसका पैसा हम जब काम करेंगे तो हमें फैक्टर पेमेंट मिलेगा, है ना, हमें सैलरी मिलेगा। या अगर मान लो कि हम हाउस होल्ड हैं और हमारा कोई घर है यूएस में, और यूएस में जो घर है हमने वो काम करते करते अपनी सैलरी से यूएस में एक घर खरीदा, और उस घर को यूएस पे रेंट पे दे दिया। अब यूएस वाले हमें पेमेंट करेंगे सैलरी, तो वो पैसा हमारे पास आएगा, नेट फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मीन्स पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई भी अगर बाहर से फैक्टर इनकम हमें मिलती है तो वो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलेगा। सो आई होप दिस सेक्टर 4 इज़ ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो ये वही है जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे, ठीक है। आइए इसको हम लोग फटाफट एक मैं आपको बना के ही दिखा दूं, सो दैट आपका कन्फ्यूजन जो है वो और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, क्या है, अब थोड़ा स्पेस बना के ही करना पड़ेगा काम हमें। तो ये हो गया हमारा हाउस होल्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ये हो गया फर्म्स। सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, और फर्म से हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट,
थोड़ा सा स्पेस बना लूँ सो दैट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। बाद में फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर पेमेंट, सॉरी इट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज से। तो फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके वापस हाउस होल्ड को देगी, और हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म्स को क्या देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड से फर्म फैक्टर सर्विसेज, फर्म से हाउस होल्ड फैक्टर पेमेंट, इस फैक्टर सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होके किसको दिया गया, हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड जो है इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बीच में क्या है, बीच में वी हैव फाइनेंशियल मार्केट। हाउस होल्ड की सेविंग्स यहाँ आई, फर्म्स की सेविंग्स यहाँ आई, फर्म फाइनेंशियल मार्केट ने वापस इस सेविंग को हाउस होल्ड को दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनेंशियल मार्केट ने फर्म को लोन दिया, लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। अब तीसरा सेक्टर क्या आता है, तीसरा सेक्टर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स डालेगी फाइनेंशियल मार्केट में, और गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा, बोरोइंग्स जाएगा, ठीक है। हाउस होल्ड कौन सा टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और फर्म क्या पे करेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो हाउस होल्ड को पैसा वापस करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, और गवर्नमेंट जो है इधर फर्म को पैसा वापस करेगी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सब्सिडीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, W स्टैंड फॉर वेजेस, S स्टैंड फॉर सैलरी एंड TP स्टैंड फॉर ट्रांसफर पेमेंट। चौथा सेक्टर क्या आएगा, फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे फर्म से यहाँ पेमेंट आएगा किसके लिए, फर्म इम्पोर्ट पेमेंट, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कंट्री में पैसा फर्म आएगा एक्सपोर्ट पेमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड इसको पेमेंट देगा एक्सपोर्ट पेमेंट, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड के पास क्या जाएगा, नेट फैक्टर पेमेंट। छोटी जगह में मैंने कोशिश किया है कि एकदम एक एक पॉइंट आपको समझा सकूं। सो आई होप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ वेरी 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 क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब हम समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अब हमने देखा कि सर्कुलर फ्लो में जैसे ये जब हम समझ रहे थे तो सर्कुलर फ्लो में जो एक्सक्यूज़ मी, ये जो फ्लो है इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाए, जो भी पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाता है उसको हम लीकेज कहते हैं, लीकेजेस कहते हैं, और जो भी पैसा सर्कुलर फ्लो में नया आता है उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। सो इंजेक्शन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मनी इन द सर्कुलर फ्लो एंड लीकेजेस मीन्स विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, ठीक है। जैसे समझते हैं, लीकेजेस रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो व्हेन हाउस होल्ड एंड फर्म सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम्स, इट लीड्स टू लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल जाए और उस पूरे फ्लो का पार्ट ना रहे उसको हम लीकेजेस कहते हैं। लीकेजेस और विड्रॉल refers to that part of income which does not pass through the circular flow of income. As a result, it is not available for spending or currently produced goods and services. बाद में भले आ जाए सर्कुलर फ्लो में, लेकिन एज ऑफ नाउ सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल चुका है। सो लीकेजेस बेसिकली रिड्यूस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो को छोटा कर देता है। तो अब टू सेक्टर में बात करें एग्जाम्पल्स, तो टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, सेविंग्स जो है, जो सेविंग्स है हाउस होल्ड करे या फर्म करे, मैं रेड से मार्क करता हूँ, हाउस होल्ड करे सेविंग या सेविंग फर्म करे, दोनों केस में सेविंग जो है वो सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल करके फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है। तो सेविंग्स इज़ अ लीकेज बिकॉज सेविंग्स जो है वो फाइनेंशियल मार्केट में जा करके
वहाँ चला गया, वो सर्कुलर फ्लो का पार्ट नहीं रहा। तो सेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज इन द केस ऑफ 2 सेक्टर। इन द केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर में 2 सेक्टर भी आएगा और 3 सेक्टर भी आएगा। 2 सेक्टर का सेविंग्स और 3 सेक्टर का, थर्ड सेक्टर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड सेक्टर का टैक्सेस, जो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारे यहाँ से टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है और फर्म से जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, ये डायरेक्ट टैक्स और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये लीकेज है। बिकॉज ये लीकेज इसीलिए है बिकॉज टैक्स का पैसा तो गवर्नमेंट को, वो पैसा हमारे पास खर्च करने को नहीं बचता है। टैक्स इज द अमाउंट वी पे टू द गवर्नमेंट, इट इज ओनली आफ्टर द टैक्स अमाउंट इज डिडक्टेड, whatever money is left with us, that is the money which we circulate in the market, which we spend. तो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो लीकेज है ना। और सो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैं बार बार नीचे क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, मैं वही देख रहा हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अचानक से कहाँ से आ गया, टैक्स की बात कर रहा था। तो 3 सेक्टर में सेविंग्स एंड टैक्स, एंड थर्ड में 4 सेक्टर में सेविंग्स, टैक्स एंड 4th सेक्टर का इंपोर्ट। इंपोर्ट में भी क्या होता है, पैसा हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, पैसा हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। तो ये भी लीकेज है क्योंकि हमारे सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल करके वो कहीं और चला गया। तो जब भी सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं लीकेजेस। तो किस में आ गया, 2 सेक्टर में सेविंग्स, 3 सेक्टर में सेविंग्स प्लस टैक्स एंड 4 सेक्टर में सेविंग्स प्लस टैक्स प्लस इम्पोर्ट्स। अब आते हैं इंजेक्शंस। तो इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। इंजेक्शन जितना ज़्यादा होगा, अब हमारे मतलब इकोनॉमी में उतने ज़्यादा पैसा है और उतना ज़्यादा पैसा फ्लो कर रहा है। हायर इंजेक्शन मीन्स मोर मनी इन द इकोनॉमी, हाई विड्रॉल, हाई लीकेजेस मीन्स लेस मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इंजेक्शन व्हेन न्यू मनी इज introduced in circular flow, when household and firm borrow money from external sources like finance, it adds to the income। जब हम पैसा बोरो करते हैं और पैसा बोरो करके, अब मान लो कि मुझे एक फ़ोन खरीदना है, अब फ़ोन खरीदने के लिए मैंने बजाज फाइनेंस से बोरो किया पैसा, बजाज फाइनेंस मेरे बिहाफ में पेमेंट दे दिया, तो वो पैसा मार्केट में आके फ्लो होने लग गया ना, तो वो इंजेक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एनीवे, सच एन एडिशन टू इनकम इज रिजल्ट इन इमीडिएट एक्सपेंडिचर, सो इंजेक्शन इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ इनकम। तो 2 सेक्टर में इंजेक्शन क्या, इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी समझा था, ये जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड बोरो करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, फर्म बोरो करता है किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सर्कुलर फ्लो का इंजेक्शन होगा। 2 सेक्टर मॉडल में इंजेक्शन का काम करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मीन्स, इफ़ यू रिमेंबर इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वी रेड an increase in investment increases the income much more than the increase in investment, राइट। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ता है, बट इनकम इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ता है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो भाई इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली इंजेक्शन का फॉर्म है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब इकोनॉमी में, मार्केट में ज़्यादा पैसा आया जो और ज़्यादा पैसे को क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 सेक्टर में 2 सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एंड 3rd सेक्टर का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। व्हेन गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी, गवर्नमेंट पैसे खर्च करके रोड बनाए, बिल्डिंग बनाए, स्कूल बनाए, तो वो पैसे मार्केट में ही आते हैं, और वो अल्टीमेटली जब पैसे मार्केट में आते हैं तो सर्कुलर फ्लो का साइज़ बढ़ता है। 4 सेक्टर में इन दोनों के अलावा एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट जो है इंजेक्शन है, लीकेज है, तो एक्सपोर्ट क्या है, इंजेक्शन है। तो फॉर स्टेबिलिटी वी से लीकेज शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट वी नो सेम है। टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है वो खर्च करती है, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वी नो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इक्वल रहता है। तो फॉर स्टेबिलिटी लीकेजेस शुड बी इक्वल टू इंजेक्शन। अब आइए इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। लीकेजेस का पहला डिफरेंस, दीज फ्लो, ये तो मीनिंग है, ये पढ़ लेना। सेकेंड, दीज आर विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, इंजेक्शन दीज आर एडिशन इन सर्कुलर फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। थर्ड, इकोनॉमी इफेक्ट, लीकेजेस रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम, लीकेज मतलब पैसा निकल गया सर्कुलर फ्लो से और फ्लो जो है कम हो गया। एंड रिडक्शन इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जब मार्केट से पैसा ही निकल जाए, फ्लो कम हो जाए, तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड में डाउनफॉल आएगा। और इंजेक्शन में क्या होता है, एड्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, जनरेट्स मोर डिमांड, तो डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ती है। एग्जाम्पल्स, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो जो है ये क्या बताता है। सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सर्कुलर फ्लो जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि हाउस होल्ड अकेला
कुछ नहीं कर सकता, फर्म भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर हाउस होल्ड है तभी फर्म को फैक्टर सर्विसेज मिलते हैं, और फर्म अगर गुड्स को प्रोड्यूस करता है कंज्यूम करने के लिए हाउस होल्ड की ज़रूरत है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो गवर्नमेंट जो बल्क में परचेज करता है फर्म से गुड्स वो ना हो, तो बेसिकली हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट ना हो तो फाइनेंशियल सेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे चलते कंट्री चल रही है या किसी और के चलते कंट्री चल रही है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड interdependence between different sector of an economy. For example, it tells us interdependence between the producers and the household. Second, size of national income. The magnitude of circular flow determines the size of national income. More the magnitude, higher the will be the national income. More is the national income. Circular flow में जितना पैसा आएगा नेशनल इनकम उतनी ज़्यादा रहेगी हमारी। तो जितने ज़्यादा इंजेक्शन उतना हाई नेशनल इनकम, ठीक है। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्कुलर फ्लो थ्रू इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस मैक्रो वेरिएबल्स। हमें पता चलता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट के पास से कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड कर रहा है, कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है, प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि अपने कंट्री में क्या एक्टिविटीज़ किस सेक्टर में चल रही हैं। तो गवर्नमेंट के लिए डिसीजंस लेना ईजी हो जाता है। एंड इंजेक्शन एंड लीकेजेस, सर्कुलर फ्लो गिव्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट इंजेक्शंस, मतलब इकोनॉमी में कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कितने गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, और टैक्स कितना दे रहे हैं, सेविंग्स कितना कर रहे हैं। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस से बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देखो गवर्नमेंट के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कितने पैसे जा रहे हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को ये सब डेटा ना मिले तो गवर्नमेंट के लिए इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन, ओके। अब आते हैं स्टॉक एंड फ्लो पे। देखो स्टॉक, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। स्टॉक एंड फ्लो का मतलब, एक घर में आपके पानी का टैंक रहता है छत पे, वो होता है स्टॉक, है ना। वो एक बार हम भर देते हैं, उसको बार बार नहीं भरते हैं दिन में, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भर देते हैं, और टैप से जितने भी नल जुड़े होते हैं वो टाइम टू टाइम वहाँ से जितना पानी चाहिए हम निकाल सकते हैं। ये जो टैप से पानी निकल रहा है ये फ्लो है, और जो टैंक में पानी है ये हमारा स्टॉक है। तो स्टॉक जो है, देखो क्या लिखा है, स्टॉक इज़ अ वेरिएबल आर दोज वेरिएबल हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सुबह मोटर चालू की, अगर आपके घर में पानी चलाने की मोटर है, मोटर चालू की, टैंक में सुबह 6 बजे पानी भर गया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब जो फ्लो है ना, वो जब हम नल से पानी खोलते हैं वो हर जब चाहिए खोल लिया, है ना, और टैंक जब चाहिए भर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो टैंक में जो पानी है वो स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सच एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एक मशीन हमने लिया तो मशीन, इस दिन ये मशीन लिया, ठीक है, से लेट्स से हमने नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2019 में एक मशीन खरीदी, और वो मशीन जो है, मशीन का परचेज जो है वो स्टॉक है। अब मशीन से जो गुड्स बन के हम बना के बेच रहे हैं वो फ्लो कंसेप्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो मशीन तो एक ही बार लेंगे ना, बार बार तो नहीं खरीदेंगे ना। सो कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज 10,000 lakhs, ठीक है। फ्लो क्या है, फ्लो वेरिएबल दोज वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। फ्लो रिलेट्स टू पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड आवर पर डे पर मंथ। अब भाई टैंक में पानी भर लिया सुबह 6 बजे, वो स्टॉक है। अब नल से हमने 10 बजे पानी खोला, 11 बजे पानी खोला, 11:15 बजे पानी खोला, तो ये पॉइंट ऑफ, ये जो है ये हम लोग मेजर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सच एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये तो अब एग्जाम्पल दिया है। सबसे देखो स्टॉक और फ्लो को समझाने के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देख, स्टॉक कैन बी अंडरस्टूड एज अ स्टिल फोटोग्राफी इन विच कैमरा रिकॉर्ड्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, वेयर एज फ्लो कैन बी अंडरस्टूड एज वीडियो फोटोग्राफी इन विच कैमरा रिकॉर्ड्स द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। वीडियो तो घूमते रहता है, ठीक है। तो स्टॉक एंड फ्लो में ये डिफरेंसेस हैं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको आप पढ़ लेना। और रिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो को समझते हैं। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड, स्टॉक और फ्लो आपस में कनेक्टेड है। कैसे? स्टॉक वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस फ्लो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट दैट इज स्टॉक ऑफ एन इंडिविजुअल विच कॉज इंक्रीज इन हिज इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्लो। तो जैसे अब बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट है
वो क्या है, वो हमारा स्टॉक है। अब स्टॉक ज़्यादा रहेगा तभी तो जो हमारा रेगुलर इनकम है इंटरेस्ट के फॉर्म में वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम मशीन में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, मशीन इज़ द स्टॉक कंसेप्ट, मशीन अच्छी लेंगे, बड़ी लेंगे, महंगी लेंगे, तभी तो उससे हम ज़्यादा सामान बेच के पैसा कमा पाएंगे। तो स्टॉक और फ्लो जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इन सेम वे फ्लो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस स्टॉक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन सैलरी ऑफ एन इंडिविजुअल विच कॉज इंक्रीज इन सेविंग्स एंड देयर बाय हिज बैंक डिपॉजिट। तो भाई बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट बढ़ा, बैंक डिपॉजिट स्टॉक कंसेप्ट, इंटरेस्ट फ्लो कंसेप्ट, इंटरेस्ट बढ़ते 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 उसी इंटरेस्ट को हमने वापस से डिपॉजिट में उसको ऐड करते गए तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर स्टॉक बढ़ा क्योंकि इंटरेस्ट का पैसा वापस से डिपॉजिट में गया और फिर इंटरेस्ट और ज़्यादा मिला। तो ये जो है दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, हम मशीन में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, हम मशीन में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करके बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे और कमाएंगे और नई मशीन लेंगे। तो स्टॉक क्रिएट्स फ्लो कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट क्रिएट्स स्टॉक अगेन। ठीक है, आई होप द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट में हम लोग नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच।